नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निखिल और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल नॉलेज ट्रैकर पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट मून लैंडिंग अपोलो 11 मिशन और उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था उसके बारे में है। तो आइए चलते हैं इस नॉलेज की ट्रैक पर। आइए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए। इसमें स्पेस रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस थी। सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया था। उसके बाद पहला एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन सोवियत यूनियन ने भेजा 12 अप्रैल 1961 में। इसके ठीक 23 दिन बाद 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड बने अमेरिका के पहले एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए। पर अब अमेरिका चाहता था कि कुछ बहुत बड़ा किया जाए, इसलिए 12 सितंबर 1962 को यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक नेशनल गोल सेट किया कि इस दशक के अंत तक इंसान को चांद तक पहुंचाना है। तब नासा ने अपोलो मिशन 11 लॉन्च किया। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया। पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो मिशन कमांडर थे, दूसरे एडविन बस एल्ड्रिन जो लूनर मॉड्यूल जिसको ईगल भी बोला जाता था उसके पायलट थे, और तीसरे माइकल कॉलिंस जो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। इस तरह 16 जुलाई 1969 को सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च हुआ केप कैनेडी फ्लोरिडा से। आइए इस रॉकेट की बनावट को देखते हैं। इसके टॉप पे कमांड मॉड्यूल जो सीएम से डिनोटेड है, जहां तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे थे। उसके ठीक नीचे सर्विस मॉड्यूल एसएम है, जिसने लूनर मॉड्यूल को मून तक ले जाने में रोल प्ले किया था। उसके ठीक नीचे लूनर मॉड्यूल एलएम जो मून पर लैंड हुआ था, और उसके नीचे रॉकेट का फ्यूल है जो कि 3 स्टेजेस तक है। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में कमांड मॉड्यूल जो ट्रायंगुलर शेप में है, और उसके नीचे बूस्टर के साथ है सर्विस मॉड्यूल। सेकंड पिक्चर में लूनर मॉड्यूल है जो मून सरफेस पर लैंड हुआ था। आइए अब जानते हैं इसके कंप्यूटर के बारे में। इस कंप्यूटर को कहा जाता है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। इस इम्पॉसिबल से मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला था, पर पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। ये कंप्यूटर्स पूरा रूम कवर करते थे, तो सबसे पहला टास्क था कंप्यूटर्स को कॉम्पैक्ट बनाना। इस टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब को दिया गया। इसमें चार्ल्स स्टार्क ड्रेपर, जिन्होंने फ्लाइट नेविगेशन में, और एल्डन हॉल, जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग में अपना अहम योगदान दिया। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंप्यूटर इन पार्ट से बनता है: इनपुट आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट। ये देखिए इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर।
इसका अगर हम डिटेल व्यू देखें, जो पिछली स्लाइड में लेफ्ट बॉक्स का लोअर पार्ट है वो है लॉजिक मॉड्यूल मतलब प्रोसेसिंग यूनिट। जो अपर पार्ट में था वो है मेमोरी मॉड्यूल मतलब स्टोरेज यूनिट। और जो साइड में बटन के साथ है वो है डिस्क की। डिस्क की मतलब डिस्प्ले कीबोर्ड जो है एक इनपुट आउटपुट यूनिट। ये देखिए इस कंप्यूटर को कंट्रोल पैनल में कैसे यूज़ किया जाता था। आइए जानते हैं लॉजिक मॉड्यूल के बारे में। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू। इसका मेन कंपोजिशन हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से जो सिलिकॉन से बनी थी। आईसीज में सिलिकॉन को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था जो आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक मेन एलिमेंट बन गया। इस एक आईसी में 3 इनपुट वाले 2 ट्रांजिस्टर्स लॉजिक थे जो कि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक थे। आइए अब देखते हैं रैम को। इसे मैग्नेटिक कोर मेमोरी भी बोला जाता है। इसमें फेरी मैग्नेटिक सिरामिक फेराइट से बनी छोटी छोटी रिंग्स यूज़ की गई थी। नेक्स्ट पिक्चर में आप इन रिंग्स को और अच्छे से देख सकते हैं। ये रिंग्स बिट स्टोर करते थे। आइए जानते हैं। इनमें से कॉपर वायर्स को पास किया जाता था। अगर वायर करंट इन रिंग्स को क्लॉकवाइज मैग्नेटाइज कर देता तो ये 0 बिट स्टोर करते, और अगर ये रिंग्स एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटाइज होती तो ये 1 बिट स्टोर करती। इस मेमोरी के अनुसार एक वर्ड 15 बिट से बनता। ये टोटल 2048 वर्ड स्टोर कर सकता था। इसका मतलब इसकी रैम 3.8 किलोबाइट्स स्टोर कर सकती थी। इस पिक्चर में रिंग्स और उसके थ्रू वायर्स को और अच्छे से देख सकते हैं। इसे हाथ से बनाया जाता था जो ये लेडी बना रही है। रोम को कोर रोप मेमोरी बोलते थे। इसमें भी मैग्नेटिक रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर इसमें बहुत ज़्यादा वायर्स यूज़ करते थे। अगर वायर को मैग्नेटिक रिंग में से पास किया जाता तो उसमें 1 बिट स्टोर होता था, और अगर वायर को रिंग के बाहर से पास किया जाता तो उसे हम 0 बिट कहते थे। यह एक मैग्नेटिक कोर में कुल मिला के 192 बिट्स स्टोर किए जाते थे। इसमें एक वर्ड 16 बिट का होता था। इसका मतलब ये रोम 73 किलोबाइट्स स्टोर कर सकती थी। इस पिक्चर में देखिए कैसे एक रिंग में बहुत सारे वायर्स पास हो रहे हैं। इसको भी हाथ से बनाया जाता था, जो कि हम सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं। ये लेडी बना रही है। इस कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस ये डिस्प्ले कीबोर्ड था। इसे डिस्क की भी बोला जाता था। इसमें इंस्ट्रक्शंस को वर्ब और नाउन की फॉर्म में दिया जाता था। इसके सबसे लेफ्ट साइड में 2 बटन्स हैं, ऊपर वाला वर्ब और नीचे वाला नाउन। जो काम करना है वो वर्ब बटन दबा के उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कौन सा काम करना है, और जो डेटा चाहिए इस काम से उसे नाउन बटन दबा के दिया जाता था। जैसे इस पिक्चर में वर्ब के लिस्ट और कोड दिया है और नाउन के लिस्ट और कोड दिया है। ये पूरा दर्शाते थे कि हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को और कौन सा आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। एक अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर बहुत सारे काम कंट्रोल करता था, जैसे इंजन कंट्रोल, डेटा ट्रांसमिशन, कैमरास, ऑप्टिक्स, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एट्सेट्रा। इसका सॉफ्टवेयर MIT इंस्ट्रूमेंटेशन लैब की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डायरेक्टर मार्गरेट हैमिल्टन ने बनाया था। इस पिक्चर में आप इन्हें
कोडिंग बुक्स के साथ देख सकते हैं। इसकी कोडिंग में असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए इनको 2016 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था। इस मिशन में 2 अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यूज़ किए गए थे। पहला कमांड मॉड्यूल में यूज़ किया था और दूसरा लूनर मॉड्यूल में यूज़ किया था। आइए अब देखें अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर और आज के लेटेस्ट सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन की कंप्यूटिंग पावर को। इस कंपैरिजन में आप देख सकते हैं आज का स्मार्टफोन उस समय के कंप्यूटर से कई गुना फास्ट है, पर जो उस समय ये कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की गई थी उसने ही आज के कंप्यूटिंग को सही मायने में दिशा दी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आपके व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा और मैं आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।